नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम है जहां हम आप किसानों से सीधा एक फ़ोन कॉल के माध्यम से जुड़ते हैं। अलग अलग विषय हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं ताकि आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन आसान हो सके। इन नई नई जानकारियों का इस्तेमाल कर आप इसे लाभदायक बना सके और साथ ही अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी आपको तुरंत इस मंच के माध्यम से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हेलो किसान की और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है देशी नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन और बरसात में पशुओं में होने वाले रोगों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कौन कौन से रोग इस मौसम में हो सकते हैं और उनका बचाव किस तरीके से करें ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें। अगर आपके पशु स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी उत्पादक क्षमता जो है वो भी अधिक रहेगी और उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर आपके कोई सवाल है इन दोनों ही विषय पर, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप हमारे 2 टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर हैं 1800113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस आपको फ़ोन मिलाना है और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाने हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों ही विषयों पर हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि देसी नस्ल जो होते हैं उनके कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति, हमारे यहाँ की जो जलवायु है उसके अनुसार होती है, उनके अनुकूल होती हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा बीमारियाँ या फिर ज़्यादा समस्याएँ नहीं होती हैं। चाहे देशी नस्ल की गाय या भैंस की बात करें, उनकी आहार की भी ज़रूरत उतनी अधिक नहीं होती है। कम पोषण और कम आहार में भी उनकी उत्पादक क्षमता अच्छी रहती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका लाभ देशी नस्लों में होता है और इसीलिए इनका संवर्धन और संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से आप ये कर सकते हैं? अगर आपके पास भी देशी नस्लें हैं, गाय और भैंस है, तो उनमें किस तरीके से संरक्षण और संवर्धन आप अपने स्तर पर कर सकते हैं और अधिक लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में। डॉक्टर भूषण त्यागी, आप संयुक्त आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर त्यागी आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर RN शर्मा, आप पूर्व अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर में रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में। तो आज हम देशी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण पर आप दोनों से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि मैंने बताया कि जो देशी नस्लें होती हैं उनके लाभ ये होते हैं कि उन पर खर्चा कम रहता है। हमारे जो पशुपालक हैं उनका खर्चा यानी लागत एक तरीके से कहें वो कम होती है। और दूसरा उनके दूध में वसा अधिक होता है। बीमारियों के प्रति उनमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। लेकिन फिर भी क्यों लगता है कि आपको धीरे धीरे थोड़ा सा जो एक हमारे यहाँ की जो धरोहर या फिर कहें विरासत थी इसमें हम थोड़ा पीछे रह गए और इसकी ज़रूरत क्यों है आज के समय में? देखिए, इसकी हमारी देशी नस्लें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनका संरक्षण और संवर्धन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम इनका संरक्षण और संवर्धन नहीं करेंगे तो हमारी देशी नस्लों की जो उत्पादन है और उत्पादकता है वो नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नाम से आप जान रहे हैं। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन इतना इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है कि जिसने देशी नस्लों की पूरे रूप को बहुत तेजी से बदला है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों को राशि जारी की गई, असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा देशी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कितनी देशी नस्लें हैं। हमारे देश में अभी 50 गाय की नस्लें हैं, 17 भैंसों की नस्लें हैं और सबसे अच्छी नस्लें अगर आप किसान जानना चाहें तो उसमें जैसे राठी है, रेड सिंधी है, गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, हरियाणा है। ये 7 नस्लें तो हमारे देश की बहुत अच्छी नस्लें हैं जो बहुत अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती हैं। इनके दूध में वसा भी बहुत अधिक है जिससे कि किसानों को काफ़ी फायदा इनके रखरखाव में होगा। इनको अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको संरक्षण और संवर्धित कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा भी होगा। जैसा आप जानते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारी विदेशी नस्लों पे पड़ेगा। जैसा देखा होगा आपने, होल्स्टीन फ्रीजियन है हमारे यहाँ, कुछ जर्सी की भी गाय है, तो इनकी उत्पादकता काफ़ी तेजी से कम होगी। और हमारा वातावरण काफ़ी गर्म है, तो हमारा गर्म वातावरण होने के कारण और जो विदेशी नस्लें हैं वो ठंडे वातावरण में पनपी और बढ़ी है, तो इस कारण से उनमें रोग भी काफ़ी होते हैं। जैसे FMD की बीमारियां उनमें ज़्यादा हो जाएंगी, ब्रुसेलोसिस की बीमारी उसमें ज़्यादा हो जाएगी और बहुत अनेकों रोग उनसे वो ग्रसित हो जाती हैं। उनमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गाय को हर साल बच्चा देना चाहिए, तो ये ठीक से
बच्चा नहीं दे पाएंगी तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, रिप्रोडक्टिव की प्रॉब्लम होगी, किसान को उतनी मात्रा में दूध भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए देशी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक किसान इसमें अगर आते हैं बिल्कुल, देशी नस्लों को जैसे हमारे पशुपालक हैं वो विदेशी नस्लें जो हैं, जो जिन्हें हम कहें कि संकर नस्लें जो हैं उनको लेकर आकर्षित तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद जब ऐसी नस्लें उनके पास आ जाती हैं तो तब ये समझते हैं कि इसमें लागत कितनी अधिक है, बीमारियां बहुत आसानी से होती हैं, दूध उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जितना हमारी देसी नस्लों का दूध है, जो उनके औषधीय गुण है वो इन नस्लों में नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसे मुझे लगता है कि हमारे किसान समझते भी हैं और शायद उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि देसी नस्लें रख लेते हैं, उनकी समस्या ये होती है कि कुछ समय बाद वो कहते हैं कि उनका दूध घट जाता है। तो किस तरीके से संवर्धन करें, उनका संरक्षण करें, ये जाना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपकी समस्याओं को भी सुनेंगे, समझेंगे, उनका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारी रिपोर्ट। भारत में विश्व भर के कुल गौवंश का लगभग 15%, भैंस का 57%, बकरी का 17%, भेड़ का 7% और कुक्कुट का 4.5% है। अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में अधिक शुद्ध रूप में अनेक नस्लों की संभावना है, जिनका आने वाले समय में मूल्यांकन करने की जरूरत है। देसी नस्लों में स्थानीय वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है। यही वजह है कि उनमें बीमारी लगने की संभावना विदेशी नस्लों के मुकाबले कम पाई जाती है। इसीलिए देसी नस्लों का सुधार, संवर्धन और संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नस्लों के सुधार और संरक्षण के लिए कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वदेशी गायों की नस्लों के सुधार और संरक्षण के लिए ही बनाया है। गौवंश और भैंसों की मूल नस्लों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र और गोकुल ग्राम स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित भ्रूण स्थानांतरण और IVF प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है, जो 3000 उच्च जेनेटिक गुणों वाले सांड तैयार कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक सेंटर कम अवधि में स्वदेशी नस्लों के दूध उत्पादन के लिए आनुवांशिक सुधार की दिशा में एक अनोखी पहल है। पिछले साल सितंबर में कुछ भारतीय प्रजातियों को पंजीकृत किया गया। इस तरह पशुधन और कुक्कुट को मिलाकर पंजीकृत देसी नस्लों की संख्या 200 के आसपास पहुंच गई है। इनमें 50 प्रजातियां गाय की, 17 भैंस की, 34 बकरी की, 44 भेड़ की, 7 घोड़े की, 3 गधों की, 9 ऊंट की, 10 सुअर की, 1 याक की, 19 मुर्गी की और 2 बत्तख की है। ये देसी नस्लें गर्मी सहिष्णुता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कम चारे पर भी उत्पादन देने के लिए प्रसिद्ध है। पशु नस्लों की पहचान और पंजीकरण देश की जैव विविधता से संबंधित दस्तावेजीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पशु नस्लों को उचित मूल्य मिल सकेगा और जैव विविधता को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। देशी गायों की अलग अलग किस्मों के बारे में, नस्लों के बारे में हमने आपको बताया और इन नस्लों में क्या विशेष है इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और डॉक्टर RN शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। जी, जैसे कि आज का हमारा विषय है कि बरसात में पशुओं में कौन कौन से रोग और बीमारियां हो सकती हैं और उनका बचाव किस तरीके से करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ महामारी का दौर है, पहले ही किसान बहुत तरह की मुसीबतों से दो चार हो रहे हैं, वो दूसरी तरफ मानसून भी दस्तक दे चुका है और इस समय पशुपालकों की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। तो क्या जानकारी देना चाहेंगे किस तरीके से वो इन दोनों ही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जो सभी उचित कदम है वो उठा सके ताकि पशु स्वस्थ रहें और उनकी उत्पादक क्षमता में किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। देखिए, बरसात का मौसम हम सबके लिए खुशी लाता है जी। और ये गर्मी के जितने भी समय बीत चुका है, अब सभी लोग इंतजार करते हैं कि बरसात हो तो गर्मी से भी राहत हो और इसके साथ साथ हम मनुष्यों के साथ साथ हमारे जो पशु हैं वो भी गर्मी में काफी उनको दिक्कतें होती है, उनका दूध भी उत्पादन कम हो जाता है। तो ये जो बरसात का मौसम है काफी खुशियां लेके आता है और इससे ही आगे की फसल और हमारा जो पशु में दूध उत्पादन है उसमें बढ़ावार होती है। परंतु ये जो मौसम है बरसात का मौसम,
देखिए ये केवल इसमें हमारी फसलों भी नहीं बढ़ती, इसमें कीटाणु भी जो है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, परजीवी हो, ये भी उनके लिए ये बरसात का मौसम बड़ा उपयुक्त होता है। तो ये जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, ये भी बहुत संख्या में बरसात के मौसम में पनपते हैं। और हमारी जो गाय भैंस हैं और भी जितने हमारे पशु हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के रोग इन के द्वारा जो है होते हैं। तो इनसे हमारे जो किसान भाई हैं, इनसे भी बहुत नुकसान होता है। पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है, बीमारी से उनका पैसा भी खर्च होता है। ये जरूरी है कि हमारे किसान भाई कुछ जो इस तरह के रोग लगते हैं उनका पहले ही बचाव कर लें, ताकि आने वाले समय जो जैसे अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो बारिश होती है तो उसमें वो हमारे किसान भाई उस नुकसान से जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने डॉक्टर शर्मा बताई कि मानसून का इंतज़ार किसानों को बेसब्री से होता है, पशुपालकों की, लेकिन इसी के साथ ही चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। भले ही गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन वहीं साथ ही साथ ये बीमारियों के पनपने के लिए भी अनुकूल कह सकते हैं मौसम होता है। तो ऐसे में हमारे पशुपालकों को इस समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। आगे इस पर और विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे कि किस किस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं और उन्हें दूर करने के लिए पहले से ही क्या हमारे किसानों को व्यवस्था रखनी चाहिए, पशुपालकों को कदम उठाने चाहिए। आगे चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन पहले देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। बरसात के दौरान बीमारी फैलाने वाले जीव जंतु और कीटाणुओं की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। जाहिर है इससे पशु में बीमारी फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा वातावरण में नमी के कारण पशु की पाचन शक्ति कमजोर होने से पशु का गोबर पतला हो जाता है और उसमें दस्त, कब्ज, पानी उतरना या चक्कर आने की शिकायत देखने को मिलती है। बरसात में चिचड़ी लगने से पशु में थिलेरिया, बबेसिया और सर्रा जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इससे पशु में कमजोरी, अनीमिया और दूध की कमी हो जाती है। लंगड़ा बुखार भी इसी मौसम की देन है। इस रोग में पशु को लगातार 3 दिन तक तेज बुखार आता है। पशु इतना कमजोर हो जाता है कि वो बैठा ही रहता है। खुरपका मुंह पका बहुत ही भयंकर बीमारी है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे खुर वाले जानवरों में होने वाली इस बीमारी में तेज बुखार के साथ साथ मुंह, मसूड़े, ओंठ के अंदर का भाग और खुरों के बीच की जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। बाद में ये जख्म बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है और मुंह से लार गिरती रहती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। बरसात में कई बार पशु को गलघोटू बीमारी लग जाती है। इससे पशु के शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है। उसकी नाक और मुंह से धागे की तरह लार गिरने लगती है और आंख से पानी टपकने लगता है। बीमार पशु के कंठ और जबड़ों के बीच का भाग सूज जाता है और पशु को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। सही समय पर इलाज ना मिले तो 6 से 24 घंटे के अंदर पशु की मौत हो जाती है। बारिश के दिनों में गाय भैंस को चर्म रोग भी लग जाते हैं। ये एलर्जी, फफूंदी और चीचड़ के कारण होता है। इसकी वजह से त्वचा पर बहुत तेज खुजलाहट होती है और वो काफी मोटी होकर मुरझा जाती है। पशु के सारे बाल झड़ जाते हैं और त्वचा से गंदी बदबू भी आने लगती है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि बरसात के मौसम में किस किस तरह की बीमारियां, कीट हमारे पशुओं को परेशान कर सकती हैं और ऐसे में हमारे पशुपालकों को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो नज़रअंदाज करेंगे इन संकेतों को तो जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर हो सकती है और कई बार पशु की जान पर आ बनती है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी बातों पर आप बिल्कुल ध्यान रखें, इन छोटी बातों को छोटा ना समझें, बहुत महत्वपूर्ण बातें। इसीलिए हम इस विषय को आज आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं ताकि आप सजग रहें, जागरूक रहें। और आपकी कॉल्स का सिलसिला हम शुरू कर चुके हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर जो हैं उन पर आप कॉल करें। दोनों ही विशेषज्ञ हैं, हमें त्यागी जी बताएंगे कि किस तरीके से गाय और भैंस की देशी नस्लों में उनका संवर्धन करें और उनका संरक्षण करें। और दूसरी तरफ हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शर्मा, जो कि बता रहे हैं कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हमारे पशुओं को घेर सकती हैं, कैसे इनको लेकर हमें अपनी योजना बनानी है। पशुओं के आहार और आवास में इस मौसम को देखते हुए कौन कौन से बदलाव करने ज़रूरी हो जाते हैं और बीमारियों के जो संकेत मिलते हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए।
त्यागी जी, सबसे पहले अब जैसे कि हम देसी नस्लों की बात कर रहे हैं और गाय और भैंस की आपने कई सारी बातें बताई, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो हम संवर्धन और संरक्षण की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, संरक्षण और संवर्धन की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले तो किसान ये देख ले कि उसको किस नस्ल से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, या उस क्षेत्र में कौन सी नस्ल रखी जाती है। तो उस क्षेत्र में जो नस्लें रखी जाती हैं, तो उनसे दूसरे किसानों से भी वो बात कर सकते हैं, उनका फिर उनको चुनाव करना होता है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे दूध देने वाली जो नस्लें हैं, वो 4 बहुत अच्छे दूध देने वाली नस्लें मानी जाती हैं, जो उनमें जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल है, गिर है, तो ये काफ़ी अच्छी नस्लें हैं। इन नस्लों को रखा जा सकता है। तो अब ये जानकारी किसानों को होनी चाहिए कि ये नस्लें मिलेंगी कहाँ पे। तो इसके लिए हमारा ई गोपाला ऐप बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। ई गोपाला ऐप पे वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ये नस्लें कहाँ पर उपलब्ध होंगी। अगर आप दिखा पाए उसको ई गोपाला ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, तो ई गोपाला ऐप के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे उसको डाउनलोड किया जा सकता है, किसान कैसे उससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जब किसानों ने नस्लों के बारे में जानकारी हासिल कर ली कि अच्छी दूध देने वाली ये नस्लें हैं, इन नस्लों को मैं रखना चाहता हूँ, तो उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी उनको मिल जाएगी हमारे ई गोपाला ऐप से। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी नस्लें हैं, जैसे राठी नस्ल, ये राजस्थान में पाई जाती है, काफ़ी अच्छी नस्ल है, दूध देने के लिए काफ़ी जानी जाती है। साथ ही साथ जो गिर नस्ल है वो गुजरात में पाई जाती है और गुजरात से इस नस्ल को लाया जा सकता है। अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो गिर नस्ल को पाल सकते हैं, और अगर आप गुजरात में दूसरी नस्ल को देखते हैं तो गुजरात में एक और नस्ल है जो कांकरेज गाय है, वो भी बहुत अच्छी नस्ल है और काफ़ी अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती है। हरियाणा के आसपास अगर आप हैं तो हरियाणा नस्ल को रख सकते हैं। साथ ही साथ साहिवाल नस्ल जो कि पंजाब की है, काफ़ी अच्छी नस्ल है, काफ़ी अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती है, उसको भी रखा जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे किसान दूसरे दूर दराज के क्षेत्रों में है या उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में साहिवाल नस्ल काफ़ी पॉपुलर है, गिर नस्ल भी अब काफ़ी पॉपुलर हो चली है। गिर नस्ल तो मैं कहूँगा कि पूरे देश के किसान अब गिर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा गिर को रखना चाहते हैं। गिर अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती है, उस काफ़ी जैसे उसका लॉन्जिविटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कितने ब्याह तक वो दूध देती रहती है, 10, 12, 15 ब्याह तक ये हमारी जो देसी नस्लें वो दूध देती हैं, जबकि विदेशी नस्लें 4 या 5 ब्याह के बाद दूध देना बंद कर देती है। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा हमारे किसानों को फायदा है। एक कॉलर है मुकुल दास कटिहार, जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया है। आइए हम मुकुल जी का सवाल ले लेते हैं। मुकुल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए प्रश्न क्या है? मुकुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो मुकुल जी। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं सवाल क्या है आपका? जी जी, आवाज आ रहा है? हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न बताइए। प्रश्न ये सवाल ये है कि मतलब जो पशुओं में बरसात में वो पशुओं का नाखून में आवाज नहीं आ रहा है? हम सुन रहे हैं, अपना प्रश्न पूरा कीजिए आप। वो पशुओं का जो नाखून में बरसात में वो हो जाता ना। अच्छा, आप खुरपका की बात कर रहे हैं? जी ठीक है, हम डॉक्टर शर्मा हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मुकुल जी का सवाल है डॉक्टर शर्मा, ये जो पशुओं के खुर हैं उनमें जो समस्या हो जाती है, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो मुंह पका खुरपका रोग है, ये हमारे जो पशु हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें बहुत एक बड़ी भयानक बीमारी है और ये बीमारी एक प्रकार के वायरस से होती है और ये बहुत तेजी से फैलती है। जब इस बीमारी का प्रकोप होता है तो ये हवा के द्वारा और चारे के द्वारा कई तरह से ये एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलती है। और इस बीमारी में जो मुख्य लक्षण ये है कि उसके मुंह से लार गिरती है, अंदर मुंह में छाले हो जाते हैं और पैर के अंदर उसमें घाव हो जाते हैं और पशु लंगड़ा के चलता है, उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है और ये लगभग 10 दिन के तक ये बीमारी रहती है और इसमें बुखार के साथ साथ पशु चारा नहीं खा पाता और दूध तो एकदम ही उसका सूख जाता है। तो ये बड़ी भयंकर रोग है जो हमारे पशुओं में लगता है। परंतु खुशी की बात ये है कि आज हमारे देश के अंदर ये टीकाकरण का अभियान जो है चलाया जा रहा है, पहले भी चलता है, परंतु आज एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि एक गलघोंटू और मुंह पका रोग, जो ये बरसात के प्रमुख 2 रोग हैं, तो पहले इनकी जो टीका आता था वो अलग अलग आता था और हमारे किसान 4 बार उनको टीका
लगवाना पड़ता था, परंतु आजकल ये 2 बीमारियों का एक ही मिश्रित टीका, ये कंबाइंड वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध है और हर 6 महीने बाद इस टीका का उपयोग किया जाता है। इस टीका लगने के बाद में हमारा पशु, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है और ये दोनों ही रोग उसमें आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन जैसे शर्मा साहब, ये जो मुकुल जी दर्शक हैं हमारे, शायद इनके पशु में समस्या हो गई है, हो सकता है इन्होंने टीका ना लगवाया हो, तो इस समय इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इस टाइम पे अगर आ गया है तो अब ये जो पशु के एक तो जो मुंह है उसको पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई कहते हैं, अब वो दिन में 2-3 बार लाल दवा के घोल से उसके मुंह पर, जीभ के ऊपर उसका दवाई का प्रयोग करें। और दूसरा, ये जो खुर हैं, अगर लंगड़ा हो गया पशु तो उसमें फिनाइल और सरसों का तेल मिलाकर ये उस पर खुर पे लगाएं। और अगर बहुत ज्यादा पशु बिल्कुल नहीं खा रहा, चल नहीं पा रहा, बुखार तेज हो रहा है, तो नजदीक के पशु चिकित्सक से बुखार कम करने वाली दवाइयां हैं वो इंजेक्शन लगवा दें। तो ये 2-3 दिन लगवाएंगे और रोज पशु का मुंह पोटाश से या बोरोग्लिसरीन से या थोड़ा घी लगा सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें लगाने से ये धीरे धीरे जो रोग है ये ठीक हो जाएगा। और ज्यादा अगर दिक्कत है तो मैं यही सलाह दूंगा कि पशु चिकित्सक से विटामिन ए के और कुछ एंटीबायोटिक दवाई पशु चिकित्सक लगाएंगे तो पशु के इनको आराम पड़ जाएगा। जी शर्मा जी, अब जल्दी से बता दीजिए, ब्रेक का वक्त हो गया है। जैसे इन्होंने हो सकता है टीका ना लगवाया, क्या वो टीका लगवा लें जब पशु ठीक हो जाए उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने जैसे बताया कि 10 दिन के बाद में पशु अपने आप ही ठीक हो जाता है, इम्यूनिटी काफी डेवलप हो जाती है, परंतु फिर भी उसके बाद में भी टीका इनको लगवाना चाहिए ताकि आगे, क्योंकि इस जो टीका है इसकी केवल 6 महीने तक ही ये प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। बिल्कुल, तो उनको टीका लगवा लेंगे तो आगे समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। चलिए, अभी आपने बताया कि टीका लगवा लें जब पशु ठीक हो जाए उसके बाद, लेकिन इस टीके को लेकर के भी पता नहीं क्यों जो हमारे पशुपालक हैं उनके मन में कुछ आशंकाएं रहती हैं, कुछ भ्रम भी हैं, कुछ कह सकते हैं कि आशंकाओं के साथ कुछ ऐसी अफवाह भी रहती है। मैं मैडम बताना चाहूंगा जी सर, अभी मुझे ब्रेक लेना होगा, समय हो गया। मैं ब्रेक के बाद इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगी। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हमारे 2 विषय हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन के बारे में, और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि इस मौसम में, मानसून के सीज़न में हमारे पशुपालक अपने पशु का रखरखाव कैसे करें, कैसे वो स्वस्थ रहें, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकते हैं जिनको लेकर उन्हें सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है ताकि पशुओं पर इनका असर ना हो। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। झारखंड से हमें लोकेश जी ने कॉल किया है। स्वागत है लोकेश जी कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो लोकेश जी, मैं सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ जी, बताएं लोकेश रंजन जी, क्या सवाल है? जी मेरे सवाल है मैडम कि मुझे एक गाय लेना है। जी हाँ जी, गाय लेना चाहते हैं आप, आगे बताइए। जी मुझे पता करना है कि कौन सा नस्ल का अच्छा गाय होता है, मतलब दूध के चलते। ठीक है, झारखंड से हैं ये, और झारखंड में कौन सी है गाय, देशी गाय? लोकेश जी, आप अगर गाय खरीदना चाहते हैं तो 3 बातों का मुख्य तौर पे ध्यान रखना चाहिए और हर पशुपालक को ध्यान देना चाहिए कि वो गाय कैसे खरीदे। गाय खरीदने से पहले आप नस्ल का चुनाव कर लें,
कि कौन सी नस्ल आपको अच्छा दूध देने वाली है। तो अच्छी नस्लों के बारे में मैंने पहले भी बताया था। मैं आपसे कहना चाहूँगा फिर से कि साहिवाल और गिर बहुत अच्छी नस्लें हैं हमारे देश की, अधिक मात्रा में मिलती भी है, तो इनको ढूंढने में ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो साहिवाल के लिए पंजाब और हरियाणा से आप साहिवाल को ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर गिर गाय रखना चाहते हैं तो गिर गाय को भी ले सकते हैं। पर आपके स्टेट में ज़्यादातर जो किसान रखते हैं वो क्रॉस ब्रेड रखते हैं, तो संकर नस्ल की गाय भी आप अपने यहाँ रख सकते हैं जो अधिक दूध देने वाली गाय है। तो संकर नस्ल में होल्स्टाइन फ्रीजियन है एक क्रॉस ब्रेड, और साथ ही साथ जर्सी क्रॉस ब्रेड भी आप अपने यहाँ रख सकते हैं। तो गाय लेने से पहले सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है कि आप उसकी उत्पादन और उत्पादकता को देख लें। वहाँ जाकर भी देख सकते हैं या आप पता कर सकते हैं कि वो कितना दूध देने वाली गाय है। तो आप जब जाएं उस किसान के पास में, जब आपको गाय खरीदनी है, तो दूध शाम को एक बार धू कर देखें, उसके बाद में सुबेरे धू कर देखें और अगली शाम को धू कर देखें। ये नहीं है कि एक बार आपने दूध को धू कर देख लिया, नाप कर देख लिया तो आपको दूध की मात्रा का पता लग गया। तो दूध की मात्रा का ऐसे पता नहीं करते, 3 बार आपको कम से कम दूध धू करके देखना होगा। साथ ही साथ आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी पशु की, यानी आप कहीं बीमार पशु ना ले लें। कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार या हाट में चले जाते हैं और बीमार पशु ले लेते हैं, तो उनमें जैसे ब्रुसेलोसिस की बीमारी आपके पशु को पहले से है। ब्रुसेलोसिस में आप जानते हैं कि अबॉर्शन हो जाता है पशुओं में, और 7वें महीने में अबॉर्शन हो जाता है, तो उससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो उसकी ब्रुसेलोसिस की कम से कम एक बार टेस्टिंग करवा लें। और पशु जो भी हमारे महाविद्यालय हैं, पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं, या पशु चिकित्सक से आप संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, और उस पशु की टेस्टिंग करा सकते हैं कि रोग से मुक्त हो। साथ ही साथ ये भी पता कर लें उस पशुपालक से कि इसको टीके लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो टीका लगने के लिए FMD का टीका लगा होना चाहिए। साथ ही साथ HS का टीका, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो नामक बीमारी है, गलघोटू जिसको हम कहते हैं, उसका भी टीका आपके पशु को लगा होना चाहिए। तो दूध की मात्रा का आपने पता किया, नस्ल के बारे में आपने पता किया। साथ ही साथ ये भी जानकारी ले लें कि आप अगर फाइनेंसिंग कराना चाहते हैं कि किसी बैंक से आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भारत सरकार की कुछ योजनाएं चल रही हैं, साथ ही साथ आपके प्रदेश की कुछ योजनाएं चल रही होंगी, उनके बारे में भी जानकारी ले लें। इसके साथ आपको एक ट्रेनिंग का भी आइडिया होना चाहिए कि आप ट्रेंड हो। पशुपालन से आप जुड़ तो रहे, पर आपके पास में कोई ज्ञान नहीं है उसके बारे में कि पशुओं को कैसे रखा जाता है, उनको हरा चारा कितना देना चाहिए, उनको सूखा चारा कितना देना चाहिए, उनको कंसंट्रेट कितना देना चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा जो ई गोपाला ऐप है उससे आप जरूर जुड़ें। ई गोपाला ऐप से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सारी जानकारी आपके मोबाइल फोन पर आपको उपलब्ध होगी, और मोबाइल फोन पर आप देख भी सकते हैं कितना चारा पशु को दिन में देना है, कितना वो दूध देने वाला है। उसकी अगर आप भर देंगे सारी जानकारी कि इतना मेरा पशु दूध देता है, तो वो अपने आप ही ई गोपाला ऐप आपको बता देगा कि कितना सूखा चारा देना है, कितना हरा चारा देना है, और कितनी मात्रा में इसको दाना देना है। क्योंकि पशुपालक जो बैलेंस्ड राशन है उसको दे नहीं पाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ये 13,343 करोड़ रुपए का कार्यक्रम है जिसकी घोषणा भारत सरकार ने की है। इसके अंतर्गत किसान के घर द्वार पर फ्री वैक्सीनेशन होता है, यानी FMD डिजीज का फ्री वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इसमें ब्रुसेलोसिस का वैक्सीनेशन फ्री में किसान के घर द्वार पर कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन ही नहीं कराया जा रहा है, इसके अंतर्गत किसान को एक यूनिक ID से, यानी पशु आधार से आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है, और 12 डिजिट का नंबर आप से उसको पशु आधार से पशु को जोड़ा जाता है और उसके डाटा को अपलोड कर दिया जाता है। तो जब आप खरीदने जा रहे हैं पशु को, तो इनाफ पर उस पशु की सारी जानकारी भी होगी, यानी इनाफ का डाटा आप देख सकते हैं, और ये ई गोपाला ऐप से आप उसके सारे डाटा को पता कर सकते हैं कि इसको कब वैक्सीन लगी थी, अगली वैक्सीन की डेट इसकी क्या है, ये कितना दूध देने वाला जानवर है, ये सारी जानकारी बहुत जरूरी हो जाता है आज के समय में। क्योंकि आप एक जो पशु भी खरीद रहे हैं, तो ये अब आज के समय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जो पशुपालक एक बिजनेस मॉडल की तरह से इसे शुरू करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस पशु को ख़रीद रहे हैं, जिस नस्ल के पशु को ख़रीद रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, कोई बीमारी तो नहीं रही, क्या क्या समस्याएं रही, सब चीज़ें अगर पहले से पता चल जाए तो मेरे ख्याल से जो नुकसान होने की आशंका है वो घट जाती है। एक कॉलर है हमारे साथ नागौर राजस्थान से, इन्होंने कॉल किया है। कुमान खान साहब हैं फोन लाइन पर। जी खान साहब बताइए, सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल ये है, सिस्टर के एक अपने पथरी है जो उससे दूध, बोबा के दूध में खून आता है। एक बार फिर से सवाल दोहराइए। उसके दूध में खून आता है। अच्छा, थन से खून आता है? बकरी का दूध के अंदर में खून आता है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर शर्मा क्या बताना जी? ये हाँ
ठीक है, आपका सवाल हमने सुन लिया। डॉक्टर शर्मा, क्या वजह हो सकती है खून आता है थन से दूध, जैसे बता रहे हैं कि जब निकालते हैं तो खून निकलता है साथ में? हाँ, देखिए अभी जैसे मुंह पका खुरपका रोग के बारे में बात हुआ था, तो ये जो थन से खून आता है या मवाद आता है या बहुत पानी जैसा आता है, ये जो लक्षण है, ये जो इनका पशु है उसमें थनैला रोग का लक्षण है ये। और वाकई ये जो थनैला रोग है ये वैसे तो साल में कभी भी हो सकता है, परंतु बरसात के दिनों में इस रोग का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। उसका कारण ये है कि जहां हमारे पशुपालक अपने पशुओं को रखते हैं वो बरसात के कारण कीचड़ हो जाती है, गंदगी ज्यादा होती है, मक्खी मच्छर भी ज्यादा होते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि इन दिनों में जो बैक्टीरिया हैं या वायरस है वो भी वातावरण में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये जो खून आ रहा है उसका मुख्य कारण थनैला रोग है। अब इसका जो तरीका ये है कि ये अपने नजदीक के पशु चिकित्सक के पास में जो दूध आ रहा है खून में, दूध के अंदर जो खून आ रहा है उसका सैंपल ले जाएं, उसको चेक करवा लें। और निश्चित रूप से अगर चेक भी नहीं कराएंगे तो ये 100% है कि ये रोग जो है थनैला रोग से पीड़ित है। नजदीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें, उसमें अगर सूजन है और वो पता लग जाता है कि कितनी उसकी जो रोग है कितना बढ़ा हुआ है आगे तक, तो इसमें बहुत सारे कुछ दवाइयां दी जाती हैं। तो अब तो उनको ये है कि वो दवाइयां डॉक्टर से दिलवाएं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि उसको गर्म पानी से सेके नहीं है। और जितना जल्दी नजदीक से पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे तो ये हो सकता है ये थन ठीक हो जाए। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये रोग ना हो तो ये रोग जिस तरह से मुंह पका खुरपका रोग एक विशेष प्रकार के जीवाणु या विषाणु से होते हैं। ये जो थनैला रोग है इसमें बहुत तरह के कीटाणु, विशेषकर हमारे जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके द्वारा होता है। जब पशु नीचे बैठता है या जब विशेषकर जब पशु का दूध निकाला जाता है तो हमारे किसान भाई कई बार बहुत लापरवाही करते हैं। वो जिस तरह से पशु नीचे बैठ गया बरसात के में और उसमें मिट्टी लगी रहती है, गंदगी रहती है, उसी से वो फिर दूध निकालना शुरू कर देते हैं। उस थन की या जो आयन है उसकी सफाई नहीं करते। तो ये उस समय ही जो थन का छेद है, केवल जब दूध निकलने के समय ही ये छेद खुलता है। और उस समय गंदगी के कारण अगर जैसे बाल्टी गंदी हो गई, हाथ गंदे हो गए या आयन गंदा हो गया, तो इनके द्वारा जो है ये कीटाणु अंदर पहुंच जाते हैं और जहां पर दूध का निर्माण होता है उस हिस्से पर ये आक्रमण संक्रमण करके उस हिस्से को ये बर्बाद कर देते हैं, जिससे पशु के दूध की जगह पर या तो मवाद आएगा या खून आने लगेगा तो या ये कुछ नहीं आएगा। तो ये कुछ जी तो मतलब ये इसकी जो है ना, जो पूरी अगर आप सफाई रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, हाथ धोकर साबुन से हाथ धोकर निकालेंगे, बाल्टी ठीक रखेंगे और पशु की दूध निकालने से पहले पूरी अच्छी तरह से आयरन को और थन को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से अगर धोएंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि दूध निकालने के बाद में भी चारों थनों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डुबो देना चाहिए, एक डब्बे में डालकर, तो ये बीमारी होने का फिर उसमें खतरा जी बिल्कुल। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आप ध्यान में रखें। और जो हमारे दर्शक थे, खान साहब थे जिन्होंने नागौर से कॉल किया था, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि शायद कहीं ना कहीं आपसे भी चूक हो गई है जिसकी वजह से आपके पशु को इस तरह की समस्या हो गई। बचाव क्या है ये भी हमने आपको बताया। अभी फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, आपकी कॉल्स का भी इंतजार रहेगा। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें।
एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपने अभी टेलीविजन ऑन किया है, तो आज का विषय एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं देशी पशु के संवर्धन और संरक्षण के बारे में। विशेष तौर पर गाय और भैंस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, और साथ ही मानसून के बरसात के इस मौसम में आप अपने पशुओं का रखरखाव किस तरीके से करें ताकि वो स्वस्थ रहें, किसी तरह की बीमारियाँ उन्हें परेशान ना करें। हमारे साथ डॉक्टर त्यागी जी भी हैं। डॉक्टर त्यागी, जैसे कुछ दर्शक जो हैं वो इस बारे में भी सवाल करते हैं कि जब वो नस्ल का चुनाव करने जाएं तो कौन सी प्रमुख बातें हैं जिसका ध्यान रखें। हालांकि सबका फोकस यही होता है कि दूध कौन सी गाय अधिक देती है, लेकिन उन्हें अपने यहाँ की भौगोलिक स्थिति और अन्य जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रखकर इस पर फैसला करना चाहिए। इस पर मैं बात करूँगी, लेकिन कॉलर एक जिन्होंने हमें कॉल किया है बब्बू सिंह है, जिन्होंने हरियाणा से कॉल किया है, पलवल से। डब्बू सिंह जी हैं फोन लाइन पर। जी डब्बू सिंह जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए सवाल क्या है। ये मेरा सवाल है जी, मुझे गिर गाय जी इसके बारे में थोड़ा पता जानकारी लेनी जी। डब्बू सिंह जी, गिर गाय बहुत अच्छी गाय है और ये गुजरात की गाय और काफ़ी अच्छा दूध देने के लिए जानी जाती है। इसकी वसा की मात्रा भी जो दूध में है काफ़ी अधिक है, मतलब 4%, 4.5% के आसपास की वसा की मात्रा इसके दूध में होती है। साथ ही साथ ये गाय एक रेगुलर ब्रीडर है, मतलब हर साल बच्चा देने वाली गाय है ये। और इसकी लॉन्जिविटी, जैसा मैं पहले बात कर रहा था कि कितने ब्यात तक ये अच्छा दूध देती रहती है, तो 10-10, 12-12, 15-15 ब्यात तक लोगों ने देखा है कि ये गाय काफ़ी अच्छे से दूध देती रहती है। तो इस गाय का जब आप चयन करें तो अच्छे दूध देने वाली गाय के रूप में इसका चयन करें। आप गुजरात से इस गाय को ले सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान में भी इस गाय की उपलब्धता अब काफ़ी हो गई है, तो राजस्थान से भी इस गाय को आप ले सकते हैं। तो लेने के लिए आपको कहाँ से आपको लेंगे, तो हमारा, जैसे मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि ई गोपाला ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई गोपाला ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ इस नस्ल के पशु उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम अजमेर में भी चल रही है, और सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम हमारी अहमदाबाद, गुजरात में भी चल रही है। तो सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम के जो जानकारी है हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। www.dahd.nic.in पर जाकर आप हमारी सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम पर ये देख सकते हैं। CHRS हम उसको कहते हैं। तो CHRS स्कीम पर इन दोनों संस्थानों के आप एड्रेसेस ले सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं और अच्छी नस्ल के पशु, गिर नस्ल के पशु आप ले सकते हैं। जब आप पशु लेते हैं तो सबसे पहले जानकारी यही रखें कि आप रोग मुक्त पशु लें, अधिक दूध देने वाला पशु लें, और पशु का वैक्सीनेशन का जरूर ख्याल रखें कि वैक्सीनेशन उसको समय समय पर लगता रहे। वहां भी लगा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ जब वो आपके घर पर आए तो यहाँ पर भी लगा हुआ होना चाहिए। जब आप पशु को रखते हैं कहीं पे, तो पशु को रखने की जगह को साफ सुथरा रखें, उसमें पानी जमा ना होने दें, नहीं तो पशुओं के पैरों में घाव हो जाते हैं। तो पानी का निकासी का प्रबंध जरूर करें। सूखा रखें घर के आंगन को, जिससे कि पशु अगर रहे तो सूखे में रहे ज्यादा से ज्यादा, और पशु को चारे की मात्रा ठीक ठाक दें। अगर आप ज्यादा हरा खिलाएंगे तो गीला गोबर आपका पशु करने लग जाएगा। तो हरे और सूखे चारे की मात्रा का संतुलन बनाए रखें। बरसात के दिनों में अधिक हरा चारा होता है तो अधिक हरा चारा आप दे सकते हैं, और दूसरे मौसम में आप
साइलेज बनाने का भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। साइलेज बनाएं, अपने पशु को साइलेज खिलाने की कोशिश करें, क्योंकि साइलेज बहुत अच्छा होता है आपके पशु के लिए। जब हरा चारा हमारे पास उपलब्ध नहीं हो तो साइलेज आप अपने पशु को खिलाएं। सूखे चारे में आप भूसे का प्रयोग कर सकते हैं और उसको भी ठीक मात्रा में हमारे ईप गोपाला ऐप से देख लें कि कितने हरे चारे की जरूरत होगी, कितने सूखे चारे की जरूरत होगी। जी कॉलर है, जी एक कॉलर है नागपुर से, इन्होंने हमें कॉल किया है, माफ कीजिएगा नासिक से हमें कॉल किया है। हेलो 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 जी मैम। जी बताइए सवाल क्या आपका? मध्य प्रदेश से, माफ कीजिएगा दर्शक है हमारे साथ। जी विश्वनाथ जी बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल मैम है। हेलो हाँ जी सुन पा रहे हैं विश्वनाथ जी, सवाल बताइए। मेरा सवाल है, मेरे एक गाय है उसमें कीड़े लगे हुए हैं। जी जी गाय में कीड़े लगे हुए निकल नहीं रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में। आपका सवाल ठीक से हम नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी धीमे आ रही है, एक बार फिर से बताइए। गाय में कीड़े लगे हुए हैं। गाय में कीड़े लगे हुए हैं जी पूरे शरीर में। जी जी डॉक्टर शर्मा ये बता रहे हैं कि गाय में कीड़े और चीचड़ की भी हम देखते हैं पशु में काफ़ी समस्या होती है, क्या बताना चाहेंगे? हाँ देखिए, ये बरसात के मौसम क्या सब जगह ही 3 प्रकार के परजीवी हमारे पशुओं को प्रभावित करते हैं। इसमें पहले जूं होती है जो बालों में चिपकी देखा गया है, कीचड़ होती है और कलीली होती है। तो ये वाकई परजीवी हमारे पशु को बहुत नुकसान करते हैं। चूंकि ये परजीवी इसीलिए कहलाते हैं कि ये पशुओं का खून पीते हैं, तो ये इनका जो आधा जीवन है वो पशुशाला में ये रहता है, वहाँ पर ये अंडे देती हैं और जैसे ही पशु बैठते हैं तो उन पर ये उनके शरीर पर जाकर फिर ये शरीर पर ही अपना पूरा खून चूसते रहते हैं और वहीं पर ये बने रहते हैं। तो इससे इन परजीवियों से 2-3 तरह की समस्याएं होती हैं। पहली बात तो ये पशु का खून चूसते हैं तो पशु को कमजोरी आ जाती है। दूसरा, जब ये काटते हैं तो पशु को खुजली होती है, पशु बड़ा बेचैन रहता है। और तीसरा ये है कि ये कुछ रोग भी हमारे पशुओं में पहुंचाते हैं, जैसे बबेसियोसिस है और भी कई तरह की बीमारी हैं, टिक फीवर है, ये इन परजीवियों के द्वारा ये होती हैं। तो इनका बचाव का मैं आपको बताता हूँ। बचाव के लिए जो पशुशाला है उसका जो भी दीवार है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उस पर प्लास्टर कराएं और कोई ईंट की जैसे बीच में जगह होती है वो ना छोड़ें, टीप करा के रखें और पशुशाला की नियमित रूप से सफाई करें। गोबर कूड़े को समय समय पर उठाते रहें। विशेषकर बरसात के दिनों में ये समस्या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बरसात में पशुओं को अंदर ज्यादा कई बार मजबूरी बस बरसात के कारण उनको अंदर रखना पड़ता है। और अगर इनके पशु में हो गया है तो ये 2 तरह की दवाइयां बहुत बाजार में मिलती हैं, डेल्टामेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन। ये विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। तो इन दवाइयों की 2 ml दवाई 1 लीटर पानी में ये घोल बना लें, मतलब 20 ml दवाई 10 लीटर पानी में डाल दें और एक कपड़ा लेके पशु के शरीर पर जहां जहां ये चीचड़ कलीली लगी हुई है वहां पर इसको जैसे घर में पोंछा लगाते हैं उसी तरह से पूरे शरीर पर लगा दें, तो आप देखेंगे अगले दिन ये सारी मरी हुई मिलेंगी। और इस दवा का 10 लीटर घोल बनाकर पशुशाला की दीवारों पर और फर्श पर जरूर छिड़कें। ऐसा करने से ये परजीवी दोबारा हमारे पशु पे नहीं हो पाएंगे और ये पशु पर और अंदर गौशाला के अंदर ये दोनों समाप्त हो जाए। जी कॉलर एक हमारे साथ जसवंत सिंह है जिन्होंने फरीदाबाद हरियाणा से फोन लगाया है। जी जसवंत जी बताइए सवाल क्या है आपका? जी जसवंत जी सवाल बताएं। जसवंत जी हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जसवंत जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जसवंत जी अगर आप हमें टेलीविजन से सुन रहे हैं तो आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं। शर्मा जी जैसे कि अभी पीछे ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था कि बहुत सारे हमारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं में टीका लगवाने से बचते हैं। खुरपका मुहपका टीका की जो बात करें, आपने भी बताया कि ये मुफ्त में भी लग रहे हैं, घर घर डोर स्टेप पर जाकर ये टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन कई बार हमारे जो पशुपालक हैं वो घर के अंदर ही नहीं घुसने देते। टीका लगवाने की बात तो दूर की रही, उनको लगता है इससे पशु की दूध देने की क्षमता घट जाएगी, पशु बीमार हो जाएगा, तरह तरह की बातें रहती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ नहीं देखिए, वैसे तो अब आजकल काफी प्रचार प्रसार हो चुका है और हमारे कई पशुपालक
इन बहुत ज़्यादातर तो लोग लगवा लेते हैं कि उन्हें पता है कि अगर बीमारी अगर हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी जी। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब जो टीका हमारे जो वैज्ञानिकों ने विकसित किए हैं, उससे अब पहले तो जो टीका था वो त्वचा के अंदर अंतः त्वचा द्वारा लगाया जाता था, परंतु एक तो फायदा ये हुआ है कि अब गलघोंटू और मुंह पका खुरपका का एक मिश्रित टीका बन गया है। दूसरा, ये टीका अब अंदर मांस में लगाया जाता है। तो पहले कई बार हमारे पशुओं के गांठ बन जाती थी, तो एक किसान समझता था कि अगर हम टीका लगवाएंगे तो फोड़ा बन जाएगा और पशु को नुकसान बन जाएगा। तो ये टीका बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, इससे गांठ नहीं बनती। दूसरा, उनको एक ये कोई वहम रहता है कि टीका लगवाने के बाद में पशु का दूध कम हो जाता है। तो ये तो कोई भी टीका लगवाते हैं तो थोड़ा बहुत असर पड़ता है, बाकी अगर वो अच्छा दाना चारा खिलाएंगे तो निश्चित रूप से वो जितना दूध दे रहा था पहला उतना ही दूध देता रहेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी पशु चिकित्सा से कोई भी टीका के लिए आए तो उसको कभी भी मना नहीं करना चाहिए, अन्यथा बीमारी होने पर हमारे किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, फिर उसका कोई इलाज ही संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह का नुकसान आपको ना उठाना पड़े, इसलिए इस बातों का जरूर ध्यान रखें, पशुओं में टीकाकरण को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर त्यागी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपसे जिक्र भी किया था कि हमारे जो पशुपालक हैं उनका सिर्फ फोकस ये होता है कि जो गाय जो नस्ल अधिक दूध देती है उसी को ही अपने डेयरी में रखें, लेकिन उन्हें अपने क्षेत्र के अनुसार भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कुछ एक जो नस्लें हैं जो ठंडी जगहों पे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन आप ऐसे जगह पे ले जाएं जहाँ पर थोड़ा तापमान अधिक रहता है या फिर वहाँ की जलवायु अलग है, तो क्या इन बातों का भी प्रभाव पड़ता है चुनाव करते हुए? बिल्कुल, चुनाव करते वक्त इन सभी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि अगर आप चुनाव करते वक्त ये चीज़ें नहीं देखते हैं तो आपके पशु का जो फ्यूचर में, मतलब काफ़ी दिनों तक आपका पशु आपके साथ में रहेगा, तो फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी घटने की संभावना रहती है। जैसे अब हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हरियाणा नस्ल काफ़ी अच्छी है, तो इसको किसान हरियाणा नस्ल को वहाँ पे रख सकते हैं, साहिवाल नस्ल को वहाँ पे रख सकते हैं, और गिर नस्ल तो अब पूरे देश में है तो गिर नस्ल को आप वहाँ रख सकते हैं। साथ ही साथ अब दूसरी नस्लों के बारे में भी अगर आप देखें, जैसे कि मेवाती नस्ल उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की है, नागौरी नस्ल भी राजस्थान की है, तो इसको भी किसान इसकी तरफ भी आकर्षित होते हैं और इनके रखते हैं, इनके क्योंकि जो हमारी ड्राफ्ट पर्पस जो ब्रीड है, जो कम दूध देने वाली ब्रीड्स है वो काफ़ी है हमारे देश में, तो 45-46 ब्रीड हमारी कम दूध देने वाली नस्लें हैं हमारे देश में, तो इन नस्लों का भी संरक्षण संवर्धन बहुत जरूरी है। और इनको जो रखा जाता है, इनके बुल्स के लिए रखा जाता है, इनके बुलक्स के लिए रखा जाता है, काफी मात्रा में इनके बुलक्स की जरूरत होती है छोटे किसानों को। तो इसी तरह से हमारे जब साउथ में जाते हैं, साउथ की तरफ अमृत महल ब्रीड का नाम आपने सुना होगा, अमृत महल नस्ल भी ठीक है, इसको भी हमारे किसान काफी रखते हैं वहां पर। कनगयम तमिलनाडु की नस्ल है तो कनगयम भी वहां पर रखते हैं, अम्बलाचेरी तमिलनाडु की नस्ल है उसको भी वहां पर रखते हैं। आपने नाम सुना होगा वेच्यूर ब्रीड, केरला की वेच्यूर ब्रीड है, और वेच्यूर ब्रीड बहुत छोटी नस्ल है, हाँ बहुत छोटे साइज की नस्ल है, सबसे छोटी नस्ल दुनिया की मानी जाती है, तो वेच्यूर नस्ल को भी हमारे केरल में लोग रखते हैं। और इनका दूध की जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, दूध कम देती है पर मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है, कम चारा खाती हैं, कम रख रखाव में पनप जाती हैं, बहुत अच्छा रख रखाव रखना पड़ता है। अगर आप विदेशी नस्ल रखेंगे, इस नस्ल को रखेंगे तो आप किसी भी तरह के रख रखाव में ये पनप जाएंगे, रखेंगे। इसी तरह की एक छोटी सी ब्रीड है पुंगानूर, जो आंध्र प्रदेश की है, पुंगानूर नस्ल को भी हमारे किसान काफी आकर्षित होते हैं उसको रखने के लिए, काफी छोटी नस्ल है, इसको मैनेज करना काफी आसान है और अच्छे से हमारे छोटे किसान मझौले किसान इसको रखते हैं। साथ ही साथ जो ब्रीड बफेलो की है या भैंसों की जो ब्रीड है, जिसमें मुर्रा नस्ल बहुत अच्छी है, जाफराबादी नस्ल जो गुजरात की है बहुत अच्छी है, मेहसाना नस्ल जो हमारे गुजरात की है बहुत अच्छी है, इन नस्लों को भी हमारे किसान देख सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। जी, ब्रेक लेना होगा मुझे यहाँ पर, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। छोटा सा ब्रेक, देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर
पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज की देसी नस्लों, जैसे कि आप गाय और भैंस की बात करें तो उनका संरक्षण और संवर्धन किस तरीके से किया जाए, और साथ ही इस बरसात के मौसम में पशुपालक कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें ताकि उनके पशु स्वस्थ रखें। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। अगर आपने अभी तक हमें कॉल नहीं किया है तो ज़रूर हमें कॉल करें, अपना प्रश्न हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। और एक कॉलर है नरेंद्र जी हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया है। आइए इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी नरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। धार मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल बताएं। मैडम मेरा गाय है वो समय पे हीट पे नहीं आ रही। गाय समय पर हीट पर नहीं आ रही जी। और हीट पे आने के बाद जो उसका फीमेल लगाने के बाद वो ठहरती नहीं है। नरेंद्र जी आपकी गाय समय पर हीट पर नहीं आ रही है, स्ट्रेस पर नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपके पशु का चारे में हो सकता है कुछ कमियां हो। मिनरल मिक्सचर आप ना दे रहे हो अपने पशु को, तो मिनरल मिक्सचर देना बहुत जरूरी है। और मिनरल मिक्सचर कितना दिया जाए? 50 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन, यानी 50 ग्राम बहुत अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर आप ले अपने पशु को दें। साथ ही साथ कोबाल्ट और इसकी गोलियां भी आती हैं पशुओं को देने के लिए, जो हीट में लाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होती हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा प्रजना नाम की दवाई मिलती है बाजार में, तो प्रजना की गोलियां आप अपने पशु को दे सकते हैं, जिससे आपका पशु समय पर हीट पर आ जाएगा। अब अगर इतना सब करने के बाद भी आपका पशु हीट पर नहीं आ रहा है तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, उसको अपने पशु को दिखा सकते हैं। हो सकता है उसकी योनि में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो सकता है उसको कहीं पर इन्फेक्शन हो, तो वो दवाई देकर उसको ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे इंजेक्शन भी आजकल अवेलेबल है जिनको लगाकर पशु एकदम से 24 से 28 घंटे में हीट में आ सकता है, पर वो पशु चिकित्सक ही कर सकते हैं। आप इंजेक्शन लेकर अगर खुद लगाएंगे तो आपका पशु उससे ठीक नहीं हो पाएगा, तो पशु चिकित्सक की सलाह लेना यहाँ पर आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो मैं बहुत कम शब्दों में डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहूंगी कि आहार और आवास को लेकर इस मौसम में क्या सावधानी हमारे पशुपालक बरतें हैं। बीमारियों के बारे में आपने बता दिया कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, लेकिन आहार और आवास भी विशेष ध्यान की जरूरत होती है इस समय पर। जी डॉक्टर शर्मा। हाँ जी बताइए। जहाँ भी आवास हो पशु का ऊंची जगह पर होना चाहिए, जिससे कि कभी भी जो बरसात का पानी उसमें पशुशाला में ना घुस पाए, और जगह अगर ऊंची होगी तो हमारे ऐसे बरसात के मौसम में पशुओं को बैठने के लिए भी अच्छी तरह स्थान मिलेगा। दूसरा जो ध्यान रखें कि जो पशुशाला की जो छत है वो कम से कम 12 फुट ऊंची होनी चाहिए। अगर हम छत की ऊंचाई कम रखेंगे तो वो ये जो गर्मी का प्रकोप है, क्योंकि बरसात के अंदर भी क्या है ज्यादा तापक्रम भी ज्यादा होता है और उमस भी ज्यादा होती है, आर्द्रता भी ज्यादा होती है। ऐसे मौसम में हमारे पशु के लिए ये बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो पशुशाला के आसपास अगर पेड़ होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे में खुले में जब भी इस तरह का दोपहर का समय होता है तो पशुओं को ऐसे खुले जगह में बांधे जहाँ थोड़ा हवा हो, तो ये उससे पशुओं को आराम रहता है। फर्श आरामदायक बनाए, बहुत ज्यादा चिकना फर्श नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पशु चूंकि गोबर पेशाब करता रहता है, तो ज्यादा चिकना अगर फर्श होगा तो पशु के फिसलने का भी डर रहेगा। जहाँ तक चारे की बात है, इन दिनों के अंदर हमारे पशुओं के लिए बहुत अच्छा ज्वार का, मक्की का, लोबिया, ये बहुत सारा जो हरा चारा है काफी अच्छी मात्रा में इस टाइम पे उपलब्ध है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो कम से कम 30 से 40 किलो हरा चारा और 4 से 5 किलो सूखा चारा उसमें देना चाहिए। और दूध उत्पादन के लिए जो दाना है वो भी बहुत जरूरी है। वो दाना 1 किलो हमारे पशु के शरीर के रखरखाव के लिए, और जो दूध उत्पादन है उसका लगभग 2/5 या 1/3, अगर 10 किलो दे रहा है तो उसको लगभग 4 से
5 किलो दाना दोनों समय में देना चाहिए। जी जी। ये जो संतुलित आहार है अगर हमारे पशु को मिलता रहेगा तो बरसात के दिनों में भी अच्छा उसको दूध उत्पादन मिलेगा। एक लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि इन दिनों में पशुओं में ब्यात होता है, विशेषकर हमारी भैंस के अंदर। तो ब्यात के समय भी 2-3 बातों का ख्याल रखें। जब भी पशु का प्रसव हो रहा हो तो उसको छेड़े नहीं, उसको समय दें, बच्चे को प्राकृतिक रूप से आने दें। अगर कोई बहुत ज्यादा समस्या है तभी पशु चिकित्सक की हेल्प से लें। दूसरा, जो पहला दूध है बच्चे को जरूर पिलाएं, उससे जो बछिया बछड़ा है उसको पूरे जीवन भर बीमारियों से लड़ने की बिल्कुल, तो पूरे जीवन भर बीमारियों से लड़ने की क्षमता पहले से ही पैदा हो जाए, इसके लिए पशुपालकों को शुरुआत से ही ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पशुपालकों के लिए हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ डॉक्टर त्यागी भी स्टूडियो में लगातार कार्यक्रम में बने रहे। आपने हमें देशी गाय और भैंस के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी जानकारी दी, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे कल के विषय के बारे में अभी से जान लें ताकि आप अपने प्रश्न तैयार रखिए। हमारा कल का विषय है बायोगैस स्लरी का फसल उत्पादन में प्रयोग, यानी किस तरीके से बायोगैस स्लरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में कल हम विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दूसरा विषय होगा फसलों में उचित जल प्रबंधन। ये दोनों विषय हमारे कल के कार्यक्रम के हैं। हेलो किसान में इसी वक्त आपसे कल मुलाकात होगी। और अगर आप चाहें तो अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल एड्रेस है जिसके माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और चाहें तो आप सोशल नेटवर्किंग से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक से आप हमसे के माध्यम से भी हमसे जुड़े। फेसबुक पर जाएं और सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल वॉल पर या फिर मैसेंजर के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका है हमारा टोल फ्री नंबर, जो कि हर वक्त आपके लिए उपलब्ध है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान आप 1800-113060 पर कॉल कर सकते हैं सोमवार से शनिवार के बीच और अपना प्रश्न इस टोल फ्री नंबर पर रिकॉर्ड करवाएं, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई हैं वो ज़रूर आपके लिए लाभकारी साबित होंगी और हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी। हमारे पशुपालक भी सभी बातों का ध्यान रखेंगे और उनके पशु स्वस्थ रहेंगे। दीजिए इजाज़त, कल होगी नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ आपसे मुलाकात। नमस्कार।